हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पीटी 365 विजन आईएएस का सीरीज हमारा चल रहा है। तो हमारा ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान से संबंधित मुद्दे, जिसमें निवारक निरोध के बारे में, इसके अलावा जुडिशरी सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो भी हमारे वीडियो में लोग नए हैं, जो भी हमारे भाई बंधु नए हैं, वो हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे वीडियो अच्छा लगेगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करेंगे। और पीटी 365 का ये हमारा हमने पहले जो है इकॉनमी कवर कर चुका हूँ मैं। इकॉनमी आप देख सकते हैं जाकर के, इकॉनमी का प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का भी 3 लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। और सी सेट में डिविजिबिलिटी रूल का 2 लेक्चर कंप्लीट हुआ है अभी। और कंप्रीहेंशन का भी हमारा 3 लेक्चर हो चुका है, उसमें हम PYQ करवा चुके हैं, 2025 का करवा रहे थे। और जो भी है वो आप वीडियो को देखते हैं तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो इसमें देखेंगे संविधान से संबंधित तो मुद्दे, जिसमें निवारक निरोध के बारे में है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में देखेंगे। इसमें तो कह सुर्खियों में क्यों, तो सुर्खियों में हाल ही में जो है उच्चतम न्यायालय ने धान्यायम है ना बनाम केरल राज्य का बताया था, उसी में ये मुद्दा उठा था, इसीलिए वो जो है बहुत ही था नज़रों में। तो इसमें कहा गया कि जो है केरल धान्यायम बनाम केरल राज्य एवं अन्य मामले में केरल असामाजिक गतिविधि अधिनियम 2007 के तहत जो है एक व्यक्ति के निवारक निरोध को रद्द किया गया है ना, कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब जमानत रद्द करने का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है, रोलेट एक्ट जैसे कि रोलेट एक्ट आया था ना, उसी टाइप का ये भी है कि किसी को बिना मतलब ना संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना। जैसे लग रहा है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे आया है, जैसे कहीं पे आया है कोई व्यक्ति, और आपको लगता है कि उसके आने से यहाँ पे उपद्रव फैल सकता है, दंगे हो सकते हैं, तो उसको आप उसके आधार पर गिरफ्तार नज़रबंद कर सकते हो, उसी को बोलते हैं। ठीक है, निवारक निरोध के बारे में बताया गया है। तो अर्थ इसका क्या है कि निवारक जो निरोध है एक जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने की आशंका के आधार पर आप न्यायालय में जो है ना बिना कोई मुकदमा चला हिरासत में लिया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति से यह उचित आशंका हो कि वह जो है लोक व्यवस्था के लिए समक्ष जो खतरा है उत्पन्न कर सकता है, तो उसको हिरासत में ऐसा जो है अक्सर चुनाव राजनीतिक वैमनस्य का कारण हो सकता है। कई जगह जो है ये सब ज़्यादातर राजनीतिक रूप से देखने को मिलता है ना। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे संविधान के जो है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत संसद और जो है राज्य विधानमंडल निवारक निरोध के संबंध में कानून बना सकते हैं। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 का 1 है और 22 का 2 है ना, आर्टिकल 22(1) और आर्टिकल 22(2) गिरफ्तारी और डिटेंशन के खिलाफ जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे आर्टिकल 22 का जो 3 है उसके अनुसार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और 22(2) द्वारा प्रदत्त की गई कुछ सुरक्षा है, जिसमें बताया गया निवारक निरोध से संबंधित कानूनों के तहत जो है गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ना उपलब्ध नहीं होती। जैसे कि 24 घंटे के बाद छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं होता कि कोई जा कर के जमानत ले ले तो छोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा कोई इसमें उस तरीके का कुछ होता नहीं। उनको जब तक मतलब कोर्ट भी कोई आदेश इसमें नहीं दे सकता है ना, जब तक मतलब माहौल रहेगा कि इस व्यक्ति के कारण जो है अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, तब तक वो आपको नज़रबंद करके या प्रिवेंटिव डिटेंशन के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसमें बताया गया निवारक निरोध की अनुमति देने वाले जो कानून है उनके बारे में। तो हम देखते हैं इसमें कि कौन कौन से कानून हैं, जिसमें बताया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 168
से जो है 172 पुलिस की निवारक कार्रवाई से संबंधित है। इसके अलावा इन धाराओं के तहत जो है गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जाएगा, है ना, जब तक कि जो है बीएनएस के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत उसकी जो है आगे की हिरासत आवश्यक ना हो। इसके अलावा अन्य चीज़ें जैसे बताई गई राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, गैर कानूनी गतिविधियाँ अधिनियम 1967 और विदेशी जो मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारक अधिनियम, है ना, और इसके अलावा स्वाफक औषधि और जो है मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम है। इसके अलावा काला बाजारी की रोकथाम और जो है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम 1980, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है। अब निवारक निरोध लागू करने के आधार जो है उसमें बताया गया राज्य की सुरक्षा, विदेशी मामलों या जो है भारत की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखना, आपूर्ति एवं आवश्यक सेवाओं का रखरखाव व जो है रक्षा आदि। निवारक निरोध से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद जो है 22 का 1, इसमें कहा गया है हिरासत में लिए जाने के कारण जानने का जो है ना अधिकार। हिरासत में जैसे आपको पुलिस ले लिया अगर, तो आपको कारण जानने के लिए मतलब अधिकार देने का बात कर रहा है आर्टिकल 22, आर्टिकल 22। ठीक है। और अनुच्छेद जो है आर्टिकल 22 का जो 2 है, क्लॉज 2 का, उसमें कहा गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने जो है ना प्रस्तुत करना होगा। उससे जो है अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेना आवश्यक होगा। इसके अलावा जो है अनुच्छेद आर्टिकल 22 का जो 4 है उसमें ये कहा गया है 3 महीने से अधिक अवधि के लिए डिटेंशन तभी संभव होता है जब सलाहकार बोर्ड की मंजूरी आवश्यक होती है। उसमें सलाहकार बोर्ड अगर बोल दिया कि जो है आप इनको रख सकते हैं तभी, है ना। और इसके अलावा आर्टिकल जो है 22 का जो 5 है वो ये कहता है कि जो है डिटेंशन के आधारों की यथाशीघ्र सूचना देना, है ना, तथा जो है डिटेंशन आदेश को जो है चुनौती देने का अवसर प्रदान करना। ठीक है। इसके अलावा इसमें देखेंगे अगला है निवारक निरोध के संबंध में जो न्यायिक निर्णय होते हैं उनमें, जैसे इसको जो हम देखेंगे गोपालनवाद में हमने देखा था। इसमें गोपालन बनाम जो है मद्रास राज्यवाद था जो 1950 में हुआ था, जिसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है निवारक निरोध अधिनियम 1950 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, क्योंकि जो है अनुच्छेद 22 का जो है 5 स्पष्ट प्रावधान जो है इसमें मौजूद था। अब विजय नारायण सिंह बनाम जो बिहार राज्यवाद था उसमें, जिसमें जो है कहा गया था समान आपराधिक दंड प्रक्रियाओं से बचने के लिए निवारक निरोध का जो उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, है ना। अब देखेंगे अगला जैसे रेखा बनाम जो है तमिलनाडु वाद आया था, वो भी इसका एक केस था। उसमें भी जो है आर्टिकल 21 के तहत जो है प्रदत्त प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार का जो है अपवाद है इसमें। इसके अलावा जो शीला साजी बनाम जो है भारत संघ मामला आया था। तो ये सारे मामले हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला हमारा है व्यक्तित्व अधिकार। व्यक्तित्व अधिकार में क्या गया है, सुर्खियों में क्या होता है, तो हाल ही में जो है दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो है ना एक फैसले के माध्यम से सदगुरु जग्गी वासुदेव के जो है व्यक्तित्व अधिकारों को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI के जरिए है ना वेबसाइट और प्लेटफॉर्म्स द्वारा दुरुपयोग उनका किया करने का मामला आया था, दुरुपयोग से सुरक्षित किए जाने का मुद्दा आया था, इसीलिए ये चर्चा में था, न्यूज में था। तो हम जान लेते हैं इसके बारे में क्या होता है। तो इसमें कह रहा है व्यक्तित्व अधिकारों के बारे में, इसकी परिभाषा जो है ना, व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के जो है अपने व्यक्तित्व जो जैसे गुण उसके, जिसमें हम उसकी छवि देख सकते हैं, आवाज़, उसकी शकल सूरत और विशिष्ट हाव भाव या लक्षणों के अनाधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार होते हैं इसमें। इन अधिकारों में जो है वाणिज्य और गैर वाणिज्य दोनों पहलू शामिल होते हैं। भारत में किसी भी कानून में व्यक्तित्व अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। व्यक्तित्व अधिकारों के घटक के बारे में बताया गया है।
तो इसके अधिकारों के बारे में बताया गया है ना, तो इसमें देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा कह रहा है, तो इसमें कह रहा है पब्लिसिटी का जो है अधिकार, जैसे पब्लिसिटी का अधिकार, राइट ऑफ पब्लिसिटी, या जो है किसी व्यक्ति की छवि आदि को जो है ना बिना उसकी अनुमति या जो है संविदात्मक मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार से संबंधित है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, हम पब्लिसिटी वो कोई मतलब हीरो है, हीरोइन है, अब ऐसे रश्मिका मंदाना का आया था, तो कोई मतलब उनका फ़ोटो लगा करके और नीचे का पोर्शन वही रहता है, बस चेहरा बदल करके उनके साथ में कोई वो कर दिया था, तो वो बहुत ही वीडियो वायरल हो गया था, है ना। तो ऐसा डीप फेक वीडियो बना करके लोगों को परेशान किया जाता है, और इससे जो है ना लोगों की छवि खराब होती है कि ये हीरो कैसा है, ये हीरोइन कैसी है, इसकी चरित्र कैसा है। तो इस तरीके का बात होता है। कोई गलत जगह पे अपॉइंट कर सकता है, कोई सही जगह पे भी कर सकता है, कुछ लोग अपने वीडियो कॉमेडी वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा करना जो है ना गुनाह होता है, क्योंकि हर किसी का जो है अपना छवि होता है, अपना सिस्टम होता है, उसको धूमिल नहीं करना चाहिए। अब देखेंगे यह अधिकार जो है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 है ना 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे कानूनों द्वारा आंशिक व जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है शासित होता है। निजता का अधिकार के बारे में बात करेंगे। इसमें जो है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है ना बिना उसकी अनुमति या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का जो है अधिकार शामिल होता है, जिसमें जो है निजता के अधिकार को जो है मोटे तौर पर संविधान के आर्टिकल 21 में दिया गया है, जिसमें जो कहा गया है न्यायमूर्ति के जो है यस पुट्टाभी स्वामी मामले में 2017 में उच्चतम न्यायालय ना द्वारा ये फैसला दिया गया कि तहत शासित किया गया था, मतलब दिया गया था। ऐसे ही एक मामला आया था मेनका गांधी वाद, है ना, और वो भी प्राणदैहिक स्वतंत्रता से ही था। अब देखेंगे इसमें हम आगे, जैसे भारत में मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार, जैसे कोई व्यक्ति अभी मान लो जिंदा नहीं, जैसे सुशांत सिंह अभी जिंदा नहीं है और उनका कोई डीप फेक वीडियो बनाया, कुछ भी करे इस तरीके का, तो उसके बारे में भी बताया गया है कि भारत में जो है मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकारों को स्पष्ट रूप से किसी कानून में मान्यता नहीं दी गई है। प्रतीक और जो है नाम मतलब अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950, इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों जैसे जो है महात्मा गांधी हो गए, प्रधानमंत्री आदि ना, इनके नाम और प्रतीकों से अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है। जैसे मान लो कोई गांधी जी का वीडियो बना दिया, कोई जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के वीडियो बना करके गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया, किसी हीरोइन के साथ में नचा रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, गांधी जी को कोई लौंडा बना कर घुमा रहा है, तो इस तरीके का वीडियो बना के करते हैं बहुत लोग आजकल। तो इस पे जो है ना प्रतिबंध लगाया जाता है ना। इसके अलावा दीपा राजकुमार बनाम AL विजय मामला आया था, ये 2019 का मामला है। इसमें कहा गया था मद्रास हाई कोर्ट ने जो है निर्णय दिया कि जो है किसी व्यक्ति की जो है ना मृत्यु के साथ ही उससे के जो व्यक्तित्व अधिकार, प्रतिष्ठा या निजता के भी जो है समाप्त हो जाते हैं। उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है उसका डेथ हो गया तो उसका जो मतलब छवि है वो उसी समय ख़त्म हो जाता है, जैसे उन्होंने बता दिया ना, लेकिन ये चीज़ें गलत उन्होंने बोला। अभी न्यायालय का क्या है, न्यायालय का तो अभी देखो एक मामला आ गया है वैसा कि हम बोल नहीं सकते, इसमें इतना खतरनाक मामला बता दिया है। भारत में जो है व्यक्तित्व अधिकारों पर जो है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, उसमें कहा है कि ICC डेवलपमेंट इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम जो है RV इंटरप्राइजेज 2003 का मामला उच्चतम न्यायालय में था, उसको भी देख सकते हो आप। अरुण जेटली बनाम जो है नेटवर्क सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला आया था 2011 में, इसको भी आप देख सकते हैं। और रजनीकांत बनाम जो है वर्षा प्रोडक्शन का भी एक मामला आया था, ये भी सेलिब्रिटी का नाम था इसमें, इसको भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है फ़ोन टैपिंग का। जैसे क्या होता है कि कभी कुछ दिनों में पहले मामला आया था एक कि जो है कुछ विधायक वगैरह का, कुछ कांग्रेस के जो है सांसद एलिगेशन लगा रहे थे कि उनके जो है विधायक और जो है ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी भी कई बार एलिगेशन लगा चुके हैं विपक्षी पार्टियों के ऊपर, खासकर केंद्र के ऊपर, कि जो है वो उनके मंत्रियों के फ़ोन को जो है टैपिंग करके सुनते हैं। ये सब मामला आया था बीच में, है ना।
तो उसी टाइप का ये मामला है कि जो है कोई किसी का फ़ोन नहीं सुन सकता है। कि जैसे मान लो कोई हस्बैंड वाइफ का भी ऐसा मामला है कि मतलब अगर चाहे तो वाइफ अगर नहीं चाहती तो उसका कोई फ़ोन देख नहीं सकता उसका पति, तो ये मामला है ना। फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकते किसी का, ये कानूनन जुर्म है। तो इस तरीके का मामला है। तो हम आज इसमें देखते हैं इसमें क्या है सुर्खियों में। तो हाल ही में जो है मद्रास उच्च न्यायालय ने जो है निर्णय दिया कि जो है अपराध का पता लगाने के लिए ना किसी गुप्त अभियान में किसी व्यक्ति का फ़ोन टैप नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसे अभी अरविंद केजरीवाल का मामला जब ऐसे आया था ईडी के साथ में, मैं आपको बता दूं, तो उसमें क्या हुआ था कि जो है जब ईडी ने जो है अरविंद केजरीवाल जी से बोला कि आप अपना फ़ोन खोल लीजिए, क्योंकि जो वो आईफोन होता है, आईफोन में अगर पासवर्ड तोड़ने की कोशिश किया तो अगर पासवर्ड आपने तोड़ दिया तो फ़ोन सारा क्लीन हो जाता है, उसमें कुछ बचता नहीं है ना। अगर पासवर्ड से खोलोगे तभी वो सारा डेटा मिल सकता है। तो अरविंद जी खोलने से मना कर दिए, बोले हमारे प्राइवेसी का मामला है। तो वो लोग ना खोल नहीं पाए, ऐसा सुनने में आया था। अब अपराध का जो है पता लगाने के लिए जो ना किसी गुप्त अभियान में किसी व्यक्ति का फ़ोन टैप नहीं किया जा सकता। साथ ही न्यायालय ने कहा कि ऐसा करना जो व्यक्ति के निजता के जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। अब सोचो हमारे यहाँ इतना मतलब प्रोटेक्शन है कि कोई व्यक्ति है किसी का फ़ोन नहीं टैप कर सकता है ना, क्योंकि उसका भी कोई मौलिक अधिकार है उसकी जो निजता का, भले ही चोर डाकू कोई भी हो, है ना, क्योंकि उसका भी तो कोई निजता होगा। पत्नी से बातें कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो बातें किसी का नहीं सुनना चाहिए। तो हम आगे देखेंगे इसमें भारत में फ़ोन टैपिंग से जो संबंधित कानून है वो कौन कौन से कानून हैं, जिसमें बताया गया है डाकघर अधिनियम 2023, डाकघर अधिनियम 2023 है ना, 2023। यह अधिनियम जो है डाक के माध्यम से होने वाले संचार को इंटरसेप्ट करने की अनुमति देता है और दूरसंचार संदेशों के जो है वैध अवरोधन के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय नियम 2024, इसमें जो है कहा कि ये नियम जो है नए पारित दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत जो है जारी किए गए। ये सरकार द्वारा संदेश को वैध रूप से इंटरसेप्ट करने की प्रक्रिया और उचित कार्रवाई को निर्धारित करते हैं। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, इसमें भी कहा गया कि यह अधिनियम जो है केंद्र और राज्य सरकारों को जो है ना फ़ोन टैप करने का अधिकार प्रदान करते हैं और राज्यों में जो है पुलिस के जो है पास फ़ोन टैप करने की जो है शक्ति होती है, तभी तो फ़ोन ट्रेस कर लेता है पुलिस और क्रिमिनल को पकड़ने का काम करता है ना। लेकिन आगे में क्या बताया गया, इसमें यह कहा गया है कि केंद्र में जो है 10 एजेंसियां ऐसा करने के लिए अधिकृत है कि वो मतलब आपका फ़ोन कर सकती हैं। कौन कौन सी एजेंसियां, वो उनका नाम बता देते हैं हम। IB है और CBI है, ED है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है और CBDT है, DRI है, NIA है और रॉ और सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय और दिल्ली पुलिस आयुक्त जो शामिल हैं वो, है ना। ये लोग आपके फ़ोन को ट्रेस कर सकते हैं अपराधी को पकड़ने के लिए। अब इसके अलावा कहा गया किसी अन्य एजेंसी द्वारा जो है किए जाने वाले ट्रैपिंग को जो है अवैध माना जाएगा। अगर इनके अलावा, इन 10 लोगों के अलावा अगर कोई और आपका फ़ोन ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ में बदतमीजी करने के प्रयास कर रहा है, तो वो अवैध है ना, चाहे वो पति ही क्यों ना हो। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे आगे क्या रहा। निगरानी टैपिंग के आधार पर जो है संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा जैसे जो है आधार धारा 5(2) के तहत जो है प्रदान किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने जो है निर्णय से इस संबंधित इन्फोग्राफिक्स देखे उसमें बताने के लिए बोला है। और कह रहा है प्रेस के लिए अपवाद, मतलब प्रेस के लिए भी बोल दिया है कि उनके लिए अपवाद, जैसे केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त जो प्रेस संदेशों को तब तक इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि जो है उनके प्रसार पर प्रतिबंध ना लगा हो। ऐसे अब जान लो प्रेस के लिए तो है, लेकिन वो वाले प्रेस नहीं जो आजकल यूट्यूबर हो गए सब घूम घूम के, चाहे जो न्यूज चैनल चला रहा है, जिनके पास मतलब लाइसेंस होगा सरकार का वही ऐसा कर सकते हैं, केंद्र और राज्य सरकार से जिनको मान्यता प्राप्त होगा। इसके लिए बताया कि आदेश केवल जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव या उनके राज्य समकक्ष द्वारा लिखित रूप में जारी किए जा सकते हैं, उसके बाद ही टाइपिंग शुरू की जा सकती है ना। असाधारण मामले
में बताया गया था। असाधारण मामले में ऐसी स्थिति में जो है ना आदेश जो निचले अधिकारियों द्वारा भी जारी किया जा सकता है। आदेश को जो एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर जो है सक्षम अधिकारी को ना संचित करना अनिवार्य होता है। अब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत जो है यह व्हाट्सएप संदेशों, ईमेल आदि के जो है इंटरसेप्शन को जो है शासित करता है। अब देखो इसमें बताया गया PUCL बनाम जो है भारत संघ में जो उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उसके बारे में बताया गया है इसमें। जैसे देख लेना इसमें कि टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 का 2 की तहत जो है संवैधानिक वैधता को बरकरार रखना। इसके अलावा इसके आवेदन के लिए प्रक्रियात्मक रक्षोपाय निर्धारित किए। फ़ोन टैपिंग के आदेश केवल जो है राज्य और केंद्र सरकार के गृह सचिव द्वारा जारी किए जा सकते हैं। आदेश जब तक जो है कि इसका जो है नवीनीकरण ना हो 2 महीने के अंत में अपना अधिकार खो देगा, है ना। अब हम आगे देखेंगे नार्को परीक्षण के जो है संवैधानिक वैधता, है ना। तो ऐसा कुछ मतलब नशीला पदार्थ वगैरह लगाते हैं नार्को टेस्ट के लिए। तो ज़्यादातर ये मामला आप सुने होंगे। नार्को टेस्ट कब हो रहा था ज़्यादातर? जब वो उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो उस समय एक मंत्री थे उनके साथ में नार्को टेस्ट करने का प्रयास किया गया था। और ड्रग केस में जब वो क्या नाम है, शाहरुख खान के लड़के का नाम है आर्यन खान, ऐसे कुछ नाम है, उसके केस में भी ऐसा हुआ था। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती और उसके क्या नाम है सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी ये देखने को मिला था नार्को टेस्ट परीक्षण। अब देख लेते हैं नार्को टेस्ट परीक्षण होता क्या है ना। तो इसमें जो है देखो पहले सुर्खियों में क्या था तो मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है पटना उच्च न्यायालय के जो है ना उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें जो है सभी आरोपी और गवाहों को नार्को टेस्ट की अनुमति दी गई थी, है ना। नार्को टेस्ट सभी लोगों को नहीं कर सकते हो। इसमें कुछ मतलब ऐसा नशीली पदार्थ होता है जो खिलाया जाता है जिससे जो है ना व्यक्ति जो है सच उगलने लगता है, उसका माइंड मतलब सही से काम नहीं करता, वो जो चीज़ किया जाता है वही चीज़ बताता है। तो इस तरीके का कुछ है। हम आगे में पढ़ लेते हैं इसमें क्या होता है, स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है नार्को टेस्ट एनालिसिस टेस्ट के बारे में। इसमें कह रहा है कि यह पूछताछ का एक तरीका होता है जिसमें जो है किसी अपराध के संदिग्ध को नियंत्रित परिस्थितियों की एक जो है ना साइकोक्रिएटिव दवा दी जाती है ना। साइको एक्टिव एक दवा होती है वो दी जाती है ताकि उसकी जो है सोचने समझने की शक्ति या अपने भले बुरे का जो है निर्णय करने की क्षमता को दबाया जा सके, है ना। और वो सोच समझ नहीं पाता कि वजह से अपना कुछ दिमाग नहीं लगा पाएगा, जो किया रहेगा वही बात बोलेगा, उल्टा पलटा नहीं बोलेगा। कि न तो ऐसे जैसे कोई सोचने समझने वाला व्यक्ति रहेगा तो वो अपनी बातें सोच के बोलेगा कि हमको ये नहीं बोलना है, ये बोलेंगे तो हम पकड़ा जाएंगे। तो इस तरीके का होता है। तो सोडियम पेंटोथाल नामक यह दवा ना आमतौर पर सर्जरी में जो है सामान्यतः जो है एनेस्थीसिया देने के लिए उच्च मात्रा में दी जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसमें देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है ना। तो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के जो है मुख्य बिंदु है जिसमें कहा गया है निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 के मामले में की गई टिप्पणियों पर आधारित है जिसमें जो है नार्को एनालिसिस और जो है पॉलीग्राफ जैसे जो है टेस्ट की संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया था। अनैच्छिक नार्को टेस्ट संविधान का उल्लंघन करता है। ऐसे टेस्ट संविधान के जो है अनुच्छेद 20 मतलब अनुच्छेद आर्टिकल 20 का जो है क्लॉज 3 में किसी व्यक्ति को जो है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 21 में जो है कहा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार मतलब संरक्षण का अधिकार भी है का उसका उल्लंघन करता है ना। ये जो है नार्को टेस्ट उसका उल्लंघन करता है। और किसी भी परिस्थिति में जो है बलपूर्वक नार्को टेस्ट करना पूरी तरह से गैर कानूनी है, किसी का आप नहीं कर सकते हैं। अनैच्छिक टेस्ट से प्राप्त कोई भी जानकारी अदालत में स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। अगर आप ज़बरदस्ती किसी के साथ में कर रहे हैं तो वो कुछ अगर आप साक्ष्य जुटा भी लिए तो उसको अदालत नहीं मानेगा। स्वैच्छिक नार्को टेस्ट सजा देने का जो एकमात्र आधार नहीं हो सकता, ये भी बात बोला सुप्रीम कोर्ट ने। भले ही ऐसे जो है टेस्ट स्वैच्छिक रूप से और जो है सभी उपायों है ना सभी सुरक्षा उपायों के तहत किए गए हों, इसके बावजूद इस तरह की रिपोर्ट को जो है प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य
रूप में जो है उपयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि यदि जो है टेस्ट में कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उसे जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत जो है स्वीकार किया जा सकता है, अगर कोई साक्ष्य मिल रहा है तो। तथा जो है ना यह जो है तथ्य जो है सेल्वी वाद के अलावा विनो भाई बनाम जो केरल राज्य और मनोज कुमार सोनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य जैसे मामलों में भी दोहराई गई है। स्वैच्छिक रूप से नार्को टेस्ट कराने का जो सीमित अधिकार है उसके बारे में भी बताया गया है। उसके बारे में ये बताया गया है कि आरोपी को जो है नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने का जो है अत्यंत पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन आरोपी जो है ना अभियोजन के उचित चरण के दौरान स्वेच्छा से नार्को टेस्ट कराने का विकल्प चुन सकता है कि चलो हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। जैसे खान सर ने बीच में जब ये एसएससी का मामला आया था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो खान सर बोले ना कि हमको ले चलो नार्को टेस्ट करवा दो, कुछ भी कर दो, अगर हम मतलब तो हम तैयार हैं। तो जैसे साक्ष्य जो है प्रस्तुत करने का अधिकार प्रयोग करते समय। इसके अलावा हम देखेंगे अनुच्छेद 21 से संबंधित कई मुद्दे हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है। अब हम आगे में देखेंगे अनुच्छेद 21 से जो संबंधित मुद्दे हैं उसमें जो है ना समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 का जो हिस्सा है उच्चतम न्यायालय ने उस पर क्या चीज़ कहा है उसी के बारे में देखेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ने कुछ इसमें जजमेंट दिया, कुछ बोला है, तो उसको देख लेते हैं। तो हाल ही में जो है अमर जैन है ना बनाम भारत संघ और एवं जो है अन्य मामले में जो उच्चतम न्यायालय ने जो है कहा कि ई गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण प्रणालियों तो समावेशी एवं सार्थक डिजिटल पहुंच जीवन और जो है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 का एक हिस्सा है ना। उन्होंने अनुच्छेद आर्टिकल 21 का जो है हिस्सा इसको माना है। किसको तो ई गवर्नेंस और कल्याणकारी जो वितरण प्रणाली और जो समावेशी और सार्थक जो डिजिटल पहुंच है वो जीवन में ना स्वतंत्रता का विषय कि हमें आज स्वतंत्रता है, हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा स्वतंत्रता है, तभी तो आज हम चाहे जो मूवी देख रहे हैं, चाहे जो फ़ोन में टैप कर रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं ना, कुछ सरकार अब मना नहीं कर रही है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से जुड़े जो है एक मुख्य बिंदु है उसके बारे में बताया गया है। तो कहा गया है डिजिटल नो योर कस्टमर मानदंडों को संशोधित करने का एक निर्देश दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना होगा कि जो है एसिड अटैक के कारण चेहरे की विकृति वाले व्यक्ति और दृष्टिहीन बैंकिंग ई गवर्नेंस सेवाओं के लाभ से वंचित ना हो। मतलब जिन लोगों के चेहरे पे तेजाब कोई फेंक दिया है वो लोग, इसके अलावा जो लोग मतलब दृष्टिहीन हैं जिनको दिखाई नहीं देता उन लोगों को भी ई गवर्नेंस का जो है लाभ मिलना चाहिए, बैंकिंग का भी उनको लाभ मिलना चाहिए, उनको हम वंचित नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला है। ठीक है, तो अब देखेंगे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 वो कहता है कि इसी के अंतर्गत ये कहा जाता है कि न्यायालय ने जो है KYC प्रक्रिया को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने हेतु ना 20 निर्देशों का एक सेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है आगे कि मौलिक समानता के सिद्धांत को लागू करना, जिसमें जो है डिजिटल मौलिक समानता को सिद्धांत को लागू करना, जिसमें कहा गया है कि डिजिटल परिवर्तन समावेशी और न्यायसंगत दोनों होना चाहिए, है ना। जैसे जो मौलिक समानता है वो डिजिटल रूप से भी हो और डिजिटल रूप से समावेशी हो और न्याय संगत हो, यानी कि अन्याय हो, है ना, दोनों तरीके से होना चाहिए। और अनुच्छेद 21 का हिस्सा भी माना गया है उसमें, जिसमें कहा गया है कि जो है अभी मैंने ऊपर में बताया था आपको कि डिजिटल वगैरह जो चीज़ें करे वो आपके जीवन का स्वतंत्रता होना चाहिए, स्वतंत्रता के अधिकार आपका अधिकार है, तो उस पर आपका हिस्सा है ये चीज़, है ना। तो आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया, इसमें कहा गया है डिजिटल पहुंच का अधिकार जो है ना जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। अब राज्य का दायित्व के बारे में बात की तो संविधान के जो है अनुच्छेद 21, 14, 15 और 38 के तहत जो है राज्य सभी कमजोर एवं जो है हाशिए पर रहने वाले आबादी के लिए डिजिटल अवसंरचना सुनिश्चित करने के जो है लिए बाध्य है। अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, जिसमें कहा गया अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 जो है भेदभाव के खिलाफ अधिकार तथा अनुच्छेद जो है 38 राज्य को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश, है ना।
अब हम आगे में इसमें एक ये दिखाया गया है, छोटे से मेन्यू बना करके दिखाया गया है ना। तो देख लेते हैं। इसमें कहा गया इंटरनेट तक जो है पहुंच के अधिकार पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के ना अन्य निर्णय भी हैं, जिसमें 2 निर्णय सुप्रीम कोर्ट के दिखाए गए हैं, जिसमें एक जो है 2017 का, एक 2020 का है। 2017 वाले में ये कहा गया कि साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम जो है भारत संघ का मामला आया था 2017 में, जिसमें ये कहा गया है कि सूचना तक पहुँच या जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किए बिना प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण विज्ञापन पर जो है रोक लगाने का आदेश दिया जाए। मतलब अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ है उससे पहले अगर आप लिंग निर्धारण कर रहे हो, उस तरीके का विज्ञापन वगैरह दिखा रहे हो, तो उस पर रोक था। इसके अलावा अनुराधा आसीन बनाम जो है भारत संघ का मामला है, उसमें ये कहा गया था कि जो है अनुच्छेद 19 और 1 का ए, अनुच्छेद 19 के 1 का ए, इसमें कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और जो है अनुच्छेद 19(1) का जो है ना जी, जिसमें जो है व्यापार की स्वतंत्रता के अंतर्गत इंटरनेट तक जो है पहुंच को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। इसमें ये हमने ये तो देख लिया। अब हमारा संबंधित जो सुर्खियाँ उसमें बताया गया पुनर्वास का अधिकार, जिसमें ये कहा गया राइट टू जो है ना का पुनर्वास का अधिकार। इसमें कहा गया हाल ही के जो है एक निर्णय दिया गया, उसमें स्टेट ऑफिसर जो है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम जो है भूमिधर का मामला उच्चतम न्यायालय ने ना कहा कि जो है पुनर्वास का अधिकार कोई जो है मौलिक अधिकार नहीं है। न्यायालय ने जो है आगे यह भी स्पष्ट किया कि जो है भूमि अधिग्रहण के मामले में जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आजीविका से वंचित किया जाना कोई स्वीकार्य आधार नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अलावा हमारा जो आगे इसमें कहा गया अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, जिसमें जो है अनुसूचित जनजातियों के जो है सीटों के आरक्षण का बात कहा गया है, उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो इसमें ये कहा गया है लोकसभा ने जो है गोवा विधानसभा में जो है अनुसूचित जनजाति मतलब ST को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए ना सीट के आरक्षण के बारे में बताया गया है। अब आगे इसमें ये कहा गया है कि जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके आरक्षण के में जो है अनुच्छेद जो है ना 332 के जो है सभी राज्यों की विधानसभाएं जो हैं अनुसूचित जातियों और जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करेंगी, जिसमें जो है असम के स्वायत्त जिलों में जो है ST को छोड़ करके है ना, जो स्वायत्त जिले वहाँ पे ST को छोड़ करके बाकी जो जिले हैं वहाँ पे सारे जगह। और असम के लिए जो है विशेष प्रावधान जिसमें बनाया गया है, जिसमें कहा गया कि असम की विधानसभा में जो स्वायत्त जिले के लिए ना सीटें आरक्षित की जाएंगी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की गई तो आरक्षित सीटें राज्य में जो है SC ST की जनसंख्या के अनुपात को दर्शाती होनी चाहिए। उनकी जो संख्या है उसको दर्शाना चाहिए, ऐसा नहीं कि उनकी संख्या कम है या ज़्यादा, उसके बारे में आपको पता नहीं है। ठीक, अब देखेंगे शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 का ये है ना। तो इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है एक अभिनेता की उस याचिका को खारिज कर दिया था। तो एक अभिनेता का मामला आया था, उसी को खारिज किया था, उसी के बारे में ये चर्चा में था, तो इसीलिए इसमें बताया गया है। तो कह रहा है अभिनेता उस याचिका को खारिज कर दिया गया। अभिनेता के हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज किया था, जिसमें जो है सरकार द्वारा उसकी संपत्ति को ना शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत जो है अधिसूचित करने पर जो है आपत्ति जताई गई थी। शत्रु संपत्ति अधिनियम के बारे में देख लेते हैं। ये कौन सा मतलब क्या नियम है इसमें, है ना, ये कौन सा अधिनियम है। इसमें जो है ना शत्रु को ऐसे देश मतलब के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें जो है भारत पर आक्रमण किया हो, जैसे वो पाकिस्तान का हो या चीन का हो। और भारत में जो है शत्रु संपत्ति से आशय उस संपत्ति से होता है जो मतलब वर्तमान में शत्रु देश या जो है शत्रु देश के नागरिक या शत्रु देश की कंपनी के स्वामित्व में हो, या उनकी जो है ना और किसी जो है संरक्षण में हो, या प्रतिबंध की जा रही हो, है ना। तो यह कानून ऐसे परिसंपत्तियों को जो है भारत के शत्रु संपत्ति
के अभिरक्षक यानी जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप देता है। अधिनियम में जो है 2017 के संशोधन द्वारा शत्रु की परिभाषा का विस्तार किया गया है, उस जिसमें जो है शत्रु देश का जो है कानूनी उत्तराधिकारी हो या वारिस हो, चाहे वह जो है भारत का नागरिक हो या ना हो, या किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो हमारे ना शत्रु देश हों, जैसे आज के समय में हमारा चाइना है, पाकिस्तान है ना, नागरिक हो जो शत्रु देश ना हो, मतलब अब शत्रु देश के जो ना हो उनके लिए प्रावधान बनाया गया है। ऐसा जो व्यक्ति जो मतलब पहले शत्रु देश का नागरिक था, लेकिन अब इसके बाद जो है ना उन्होंने किसी अन्य देश का नागरिकता ले लिया, जिससे मान लो कोई ऐसा व्यक्ति था जो आज तो जब मामला था तो उस समय वो मान लो पाकिस्तान का नागरिक था, तो वो शत्रु हमारा था। अभी वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो गया लंदन अमेरिका कहीं पे, अब तो हमारा ये जो देश है लंदन अमेरिका वो हमारे शत्रु तो है नहीं, तो उनके लिए ये छूट रहेगा, उनके लिए ऐसा नहीं, अब नहीं माना जाएगा कि वो शत्रु देश से आते हैं। ठीक है, अब हमारा देखेंगे सुर्खियों में रही मुख्य शब्दावलियाँ, जिस पहले देखेंगे उसमें हाल ही में कहा गया सुप्रीम कोर्ट है ना, तो कह रहा है इसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है झारखंड राज्य बनाम रुकमा केस मिश्रा मामले में जो है स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 311(1) राज्य के जो है किसी कर्मचारी के खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए नियुक्त करने वाले प्राधिकारी की जो है ना मंजूरी अनिवार्य करता है, जिसमें अनुच्छेद 311 के बारे में बताया कि अनुच्छेद 311 है क्या। तो इसमें कहा गया यह जो है अनुच्छेद है ना संघ और राज्य के जो है तहत सिविल अधिकारी के रूप में कार्यरत व्यक्तियों को जो है बर्खास्तगी पद से हटाने या पदावतन करने से संबंधित है। अनुच्छेद 311(1) जो है नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी द्वारा सिविल सेवा के सदस्यों को ना तो बर्खास्त किया जा सकता है और ना ही इनको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद जो 311 का क्लॉज 2 है उसमें यह कहा गया कि जांच के बाद जो है सुनवाई का जो है उचित अवसर देने के बाद सिविल सेवा के सदस्यों को बर्खास्त किया जा सकता है और पद से हटाया जा सकता है या जो उनको पदावतन किया जा सकता है। इसके अलावा नोट में ये भी बता दिया गया है कि अनुच्छेद 311 के तहत जो है दिए गए प्रावधान न्यायालय में परिवर्तनीय होंगे। ठीक है, अब हम इसके अलावा आगे देख लेंगे न्यायपालिका, हमारा जुडिशरी आ जाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पढ़ेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें सुर्खियों में इनका जो है हम देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है उनको लाया कैसे जाता है, उनका क्या शपथ कैसे होता है ना, तो ये सारी चीज़ें उनको देखेंगे, पद ग्रहण कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो कह रहा कि सुर्खियों में न्यायमूर्ति BR गवई ने जो है भारत में जो है ना भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, उसी समय ये न्यूज़ में था, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था तो सुर्खियों में ये बना था। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो इनकी उत्पत्ति जो है ना अनुच्छेद 124(1) के तहत जो है भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रावधान करता है, जिसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश और जो है 33 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। मतलब इसमें ना एक न्यायाधीश होते हैं और उनके सहायक न्यायाधीश जो है सारे लोगों का जो संख्या वो 33 होते हैं, 33 से ऊपर नहीं होते। अनुच्छेद इनकी जो नियुक्ति की बात कर रहा था, अनुच्छेद जो है 124 के तहत अनुच्छेद 124 का 2 में कहा गया, क्लॉज 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी जो है ना नियुक्ति किया जाएगा CJI का। और CJI की नियुक्ति जो है निवर्तमान CJI के साथ जो है परामर्श और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI नियुक्त करने की दोहरी परंपरा का पालन करती है। प्रक्रिया और ज्ञापन का बात कहा गया है, तो इसमें जो है कहा गया है मेमोरेंडम ऑफ जो है ना पैकर्ड है ना कर रहा है, मतलब प्रक्रिया ज्ञापन के बात कर रहा है। तो इसमें जो है के अनुसार जो है प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार जो है ना केंद्रीय कानून मंत्री पहले जो है निवर्तमान है ना CJI की सिफारिश मांगते हैं, उसे जो है प्रधानमंत्री को भेजते हैं, जो फिर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
मतलब इस समय जो सलाह होता है, वो प्रक्रिया का जो ज्ञापन होता है ना, उसमें केंद्रीय जो कानून मंत्री होंगे पहले उनसे होता था। अब क्या होता है वर्तमान समय में कि सीजीआई की सिफारिश मांगते हैं, जो निवर्तमान सीजीआई की सिफारिश मांगते हैं, उसे जो है प्रधानमंत्री को भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, कार्यकाल इनका जो है 65 वर्ष की आयु तक होता है, या तो 65 वर्ष की आयु या तो उससे है ना होना चाहिए। उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक ही वो ड्यूटी कर सकते हैं। इसके अलावा शपथ जो है राष्ट्रपति द्वारा इनको दिलवाई जाती है। प्रथम जो सीजीआई हुए थे वो हरिलाल जे कानिया हुए थे। ठीक है, अब इससे जो संवीक्षा है उसका सीजीआई का कार्यकाल जो है सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 के अंतर्गत आता है। उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बताया गया, सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की निगरानी करना, और मास्टर ऑफ रोस्टर की जो है मुकदमों के आवंटन का विशेष अधिकार इनको होता है। शपथ दिलाने और जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे विभिन्न कर्तव्यों का पालन करना इनको होता है। कॉलेजियम के ये प्रमुख होते हैं, है ना। कॉलेजियम सिस्टम से ही हमारे यहाँ आजकल जज बनते हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट के। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। ठीक है, अब न्यायाधीश की नियुक्ति और पद से हटना का बात कहा गया, तो सुर्खियों में क्या होता, तो हाल ही में 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति से जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर के अब 34 हो गई है ना। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें कह रहा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया ना कॉलेजियम प्रणाली से है, जिसमें प्रणाली से होता है, संचालित होती है। इस प्रणाली का जो है शीर्ष ना न्यायालय ने जो है अपने फैसलों के एक श्रृंखला के माध्यम से स्थापित किया है। इसमें बताया गया 3 जजेस केस के साथ जो है भारत के कॉलेजियम प्रणाली का विकास, जिसमें जो है फर्स्ट जजेस केस में जो है 1981 में एसपी गुप्तावाद इसमें एक आया था मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि यहाँ जो है राष्ट्रपति के परामर्श का अर्थ होता है ना सहमति नहीं। मतलब अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, तो उनका ये थोड़ी मानना है कि मतलब हम सहमत हो जाएं। सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसका यह अर्थ होता है कि हालांकि राष्ट्रपति नियुक्ति के संबंध में न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे, लेकिन उनका निर्णय जो है न्यायाधीशों के साथ जो है सहमति के रूप में बाध्य नहीं होगा, क्योंकि जो जुडिशरी है ना वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसने जो है न्याय की नियुक्तियों के कार्यपालिका को प्रधानता दी है। हम आगे देखेंगे, जैसे इसमें सेकंड जजेस केस आया था एक 1993 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का बात आया था, जिसमें कहा गया था शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि इसमें नियुक्ति की सिफारिश सीजीआई द्वारा अपने 2 वरिष्ठ सहयोगियों उसे के परामर्श से की जानी चाहिए, है ना। जो सीजीआई होंगे उनके जो वरिष्ठ होंगे, वरिष्ठतम जो जज होंगे पहले के, वो जो ना उनके सहयोगियों से उनका परामर्श होगा कि इनको हम सीजीआई बना रहे हैं। और थर्ड जजेस केस में ये कहा गया था 1998 के मामले में कि सीजीआई को जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र अपनी राय बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेनी चाहिए, है ना। ये एडवाइस दी गई थी। तो भारत अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करता है? कॉलेजियम व्यवस्था से। तो कॉलेजियम व्यवस्था का अर्थ क्या होता है कि उसके बारे में देख लेते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था होता है क्या है, तो उसमें ये कहा गया है कि यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं ना उच्च न्यायपालिका के लिए नियुक्तियों की वो सिफारिश करते हैं कि इनकी नियुक्ति की जाए। सर्वोच्च न्यायालय में जो है नियुक्तियां निर्णय कौन लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई और प्लस जो है 4 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं वो लेते हैं निर्णय। और राष्ट्रपति द्वारा अंतिम नियुक्ति, तो राष्ट्रपति कॉलेजियम की जो है सिफारिश के आधार पर जो है ना औपचारिक नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बताया गया। तो चरण 1 में कहा कि उच्च न्यायालय जो है कॉलेजियम शुरुआत करता है। उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश उम्मीदवार होते हैं। और दूसरा चरण ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम समीक्षा करता है, जिसमें सीजीआई पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश जो है प्रस्तावित नामों को जो है समीक्षा करते हैं कि इनको बनाया जाए। 2 लोग का नाम लेते हैं
और औपचारिक नियुक्ति में कहा गया राष्ट्रपति औपचारिक रूप से न्यायाधीश को ना उच्च न्यायालय में नियुक्त कर देता है, ठीक है, नाम की घोषणा कर देता है। अब देखेंगे न्यायाधीशों को पद से हटाने से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 124 का 4 है, देखो अनुच्छेद 124 का 1 पढ़ा था, एक अनुच्छेद 124 का 2 हमने पढ़ लिया था पहले। अब हम देखते हैं इसमें 124 का 4 जो है उसमें कहा गया यह सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है। हटाने का जो आधार होगा ना, सिद्ध कदाचार होगा या क्षमता के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान इन आधारों को ना परिभाषित नहीं करता कि किन क्राइटेरिया तक इनको लिया जाएगा, ठीक है, क्राइटेरिया नहीं बताया गया। अनुच्छेद जो है 124 का 5 में कहा गया है कि यह संसद को अधिकार देता है कि वह जो है ना कि अनुच्छेद के जो है 124 है ना 4 के तहत जो है किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने की तथा जो है न्यायाधीश के कदाचार की असमर्थता की जांच और जो है सिद्ध करने की प्रक्रिया का जो है कानून के जरिए विनियमन कर सकेगी। इसके अलावा यह प्रक्रिया जो है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 द्वारा विनियमित होती है। यह जांच अधिनियम जो है संसद के भारतीय संविधान के ना अनुच्छेद 124 के 5 के तहत बनाया जाता है। विशेष बहुमत की आवश्यकता का बात कहा गया है। तो उस समय जो है ना सदन की जो संख्या होती है, क्योंकि हम महाभियोग द्वारा हटाते हैं, तो उस समय जो है सदन की जो है ना कुल सदस्य संख्या जो होते हैं बहुमत जो है ना और जो है बहुमत होना चाहिए, पर जो है उस सदन में जो उपस्थित होते हैं सदस्य मतदान करने वाले कुल सदस्यों के जो कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा उनका विशेष बहुमत से उनको हटाया जाता है। अनुच्छेद जो है 217 का बात कहा गया, अनुच्छेद 217 1 का बी, हाँ, अनुच्छेद 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, यह जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है। इसमें कहा गया, इसमें प्रावधान किया गया कि जो है किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उसी रीत के से पद से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को हटाया जाता है अनुच्छेद 124 के 4 के तहत, वैसे ही इसको हटाया जाता है अनुच्छेद 217 के 1 बी के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 218 कह रहा है कि जो है यह अनुच्छेद जो है 124 के 4 खंड 4 और खंड 5 को प्रायोजिता को हाई कोर्ट तक बढ़ाता है। अब किसी भी न्यायालय की कह रहा है कि ना अब तक किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं गया है आज तक। संविधान में न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लाता वैसे ही इनके लिए भी लाया जाए, लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग वैसे ही मतलब सेम ही रहता है, लेकिन महाभियोग शब्द से आप उसको इंडिकेट नहीं कर सकते। बोलचाल की भाषा में इस शब्दावली का उपयोग जो है ना अनुच्छेद 124 और 218 के तहत कार्रवाई के संदर्भ में किया जाता है। न्यायिक जांच अधिनियम 1968 महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, भारत में संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। तो अनुच्छेद 124 में वर्णित तो वही चीज़ें हैं, ठीक है, ऊपर में मैंने बता दिया है, तो इसी को देख लेना। अच्छा, बता ही देता हूँ। प्रस्ताव की जो शुरुआत है लोकसभा के जो है 100 या जो है राज्यसभा के 50 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित एक जो है प्रस्ताव लाया जाता है पहले। जैसे हम अभी क्या नाम है प्रस्ताव लाते हैं, अभी इनको क्या नाम है हटाने के लिए, पहले देखो 119 सांसदों ने अभी किया ना, हस्ताक्षर करके दे दिया कि जो है हम इनको हटाना चाहते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को 14 दिन पहले। ऐसे ही इनको जो है लोकसभा के जो है 100 और राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित करके एक प्रस्ताव दिया जाता है कि हम इन जज साहब को हटाना चाहते हैं CGI को। जांच समिति जब बैठती है तो क्या करती है, एक 3 सदस्यीय जो है समिति न्यायाधीश के खिलाफ जो है ना आरोप की जांच करती है, क्या उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं उसकी जांच करेगी। तो फिर संसदीय अनुमोदन आएगा, उसमें कहा गया प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से ना पारित होना हो, क्योंकि देखो साधारण बहुमत नहीं होता, विशेष बहुमत से पारित करना होता है। इसके बाद जो है राष्ट्रपति का आदेश जो है होता है, राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश को हटाने के लिए अंतिम आदेश जारी करते हैं। अन्य जिससे संबंधित तथ्य बताया गया, तो अपर न्यायाधीश का बात किया गया, एडिशनल जो जज होते हैं। हाल ही में जो है राष्ट्रपति ने जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय के 14 अधिवक्ताओं को जो है
अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। अपर न्यायाधीश के बारे में बताया गया 224 के तहत इनकी नियुक्ति हुई। नियुक्ति अधिनियम जो है ना 2 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है ना, और 62 वर्ष की आयु तक वो पद पे बने रह सकते हैं। नियुक्ति की कारण भी बताया गया है, जब जो है किसी उच्च न्यायालय के कार्यभार की ना अस्थायी वृद्धि हो, लंबित मामले बहुत ज़्यादा हो गए हों, जो ज़्यादा न्यायालय में मामले आ गए हों, कोई मतलब निर्णय जल्दी नहीं हो पा रहा है, तो उस समय जजों की जो है आवश्यकता पाई जाती है, तो उसमें भर्ती कर लेते हैं। और स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीशों को जो है 75-25 के अनुपात में जो है ना विभाजित किया जाता है। अब जिला न्यायाधीश की बात किया गया तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनके पास जो है वकील के रूप में ना सेवा करते हुए कुल जो है मिलाकर 7 साल का अनुभव है, वे जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे। वो सीधा जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, है ना। जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वो देख सकते हैं, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत जो वकीलों और सेवारत उम्मीदवारों दोनों को जो है जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही 7 वर्ष का अनुभव की शर्त अब जो है न्यायिक अधिकारियों पर भी लागू होगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 233 के तहत जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और नियुक्ति अपराधिकारी की बात किया तो राज्य में जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संबंधित हाईकोर्ट के परामर्श से की जाती है। ठीक है, अब देखेंगे अधिकरण, है ना, ट्रिब्यूनल का मामला है ये, तो सुर्खियों में कहा था ये। तो इसमें कहा गया हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने जो है विभिन्न अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और जो है सेवा शर्तों से संबंधित अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया था। उसी के लिए चर्चा में था। तो इसमें कहा गया भारत में अधिकरण ट्रिब्यूनल प्रणाली क्या है, तो उसमें कहा गया है कि ना उत्पत्ति और विकास के बारे में तो 1969 में जो है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया द्वारा अनुशंसित किया गया इसको। 42 संविधान संशोधन 1976 ने जो है स्वर्ण समिति के आधार पर प्रशासनिक अधिकरणों को ना स्थापना की। वित्त अधिनियम 2017 अधिकरणों का जो है पुनर्गठन किया, जिससे जो है उनकी संख्या 26 से घटकर 19 कर दी गई। अब संवैधानिक आधार अनुच्छेद जो है 223A प्रशासनिक अधिकरण सेट, है ना, कैट की स्थापना इसी के तहत जो है हुई। अनुच्छेद 223B अन्य मामलों के लिए अधिकरण। सर्वोच्च न्यायालय जो है 2010 में अनुच्छेद 223B के तहत जो है मामले अनन्य नहीं है। विधायिकाएं जो है 7वीं अनुसूची के विषय पर अधिकरण बल बना सकती हैं। अब CAT, है ना, कैट का जो है क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि संघ और जो है ना उसके प्राधिकारों की बात कही गई है। क्षेत्राधिकार अपील ये देख लेना, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और अधिकरण और न्यायालयों का बीच का अंतर की बात किया गया है। तो स्थापना इसका संसद के जो है अधिनियमों द्वारा है। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ना, और इसमें जो है 323 का A और 323 का B स्वर्ण समिति जो था उसी का अनुशंसित किया गया है। न्यायालय जो है भारत के संविधान द्वारा ये विशिष्ट मामले में विवादों और जो शिकायतों का समाधान करना है, अपने जो अधिकारों क्षेत्र कानूनों और जो व्यवस्था है उनका व्याख्या करना, उसको बनाए रखने के, दीवानी फौजदारी मामलों पर निर्णय देने का, ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये देख लेना है। अब हमारा है भारत में जो है विधिक सहायता। तो इसमें कहा गया है सुर्खियों में क्या होता है, तो हाल ही में जो है विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के क्रियान्वयन के जो है ना 30 साल पूरे हुए थे। तो यह जो है अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू किया था। इसी वजह से ये इस दिन जो है ना प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी वजह से ये चर्चा में था। तो विधिक सहायता हेतु संवैधानिक जो प्रावधान है उसके प्रावधान भी बताया गया, जैसे अनुच्छेद 39 का A, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 का 1 और अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 39 का ए में कहा गया बैलेंस संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। यह जो है राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार और अंतर्गत निःशुल्क विधि सहायता सहायता प्राप्त करने का मूल अधिकार भी निहित है। और अनुच्छेद 22 का 1 में कहा गया है कि जैसे अपनी यह गिरफ्तार व्यक्ति को ना अपनी पसंद के विधिक व्यवसायिक से परामर्श और जो है अपना बचाव करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद जो है सुनिश्चित करता है कि भारत के जो क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधिक के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से जो है वंचित ना किया जाए। इसमें यही है कि जो है ना लोगों को जो जुडिशरी सिस्टम है वो मिले। जैसे मान लो कोई बहुत गरीब व्यक्ति है तो वो कहाँ से इतना बड़ा वकील हायर कर पाएगा, तो उसी के लिए ये नियम है। विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के बारे में बताया गया है कि निःशुल्क और पर्याप्त विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली बनाई गई, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्रणाली है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिला विधिक है ना। इसमें जिला न्यायाधीश एक प्रमुख इसका प्रमुख होता है, इसका राज्य होता है मतलब हाई कोर्ट का होता है, इसका सुप्रीम कोर्ट का होता है। ठीक है। भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 41 के तहत इसमें कुछ है ना मामलों में जहाँ जो है अभियुक्त के पास विधिक सहायता का इसी के बाद में बात किया है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसको जो न्यायालय है ना उसको वो जो है केस लड़ने के लिए ये क्या करेंगे, मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट सहायता देंगे परामर्श देने वाले को, और जो है वकील खड़ा करेंगे, सरकार देगा। जैसे जो लोग लंगड़ा हैं, लूला हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, है ना, उन परिवारों को। ठीक है। इसीलिए वो जो है निःशुल्क विधि सहायता के पात्रता का देखो बात करें। जैसे बच्चे महिलाएं हैं, औद्योगिक कामदार है कोई, है ना, मानसिक रूप से जो है अक्षम या जो है अन्यथा दिव्यांग व्यक्ति है, तो इन लोगों को जो है ये सहायता दी जाएगी। सामूहिक आपदा कोई आ गया है, ठीक है, मानव तस्करी वगैरह अगर पीड़ित व्यक्ति को बेगार करने कोई करवा लिया है तो इन लोगों को दिया जाएगा। अब वैकल्पिक विवाद समाधान का बात किया गया तो वैकल्पिक जो है विवाद समाधान एडीआर के लिए जो है एक मार्गदर्शिका, इसमें जो है एडीआर के 5 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं, मध्यस्थ में बताया गया है। भारत में मध्यस्थता को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसमें मध्यस्थ विवाचन इसमें बताया गया है एक तटस्थ विवाचन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद जो है एक बाध्यकारी निर्णय देता है, इसे पंचाट कहा जाता है। मध्यस्थता इसमें कहा गया एक लचीली गैर बाध्यकारी प्रक्रिया या एक तटस्थ पर जो है चर्चा सुगम बनता है। इसके अलावा सुलह का बात कहा गया है। सुलह में क्या होता है कि एक तटस्थ तीसरा पक्ष होता है, सक्रिय रूप से पक्षों के संवाद करवाता है ताकि जो समझौते उनके हो सकें। ये सब एक शाब्दिक शब्द है, ठीक है, इसको देख लेना। हमारा आ जाता है मध्यस्थ के निर्णयों को संशोधित करने के लिए एक ना न्यायालयों की शक्तियाँ, जिसमें कहा गया है सुर्खियों में क्या होता है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों के पास एक मध्यस्थ के निर्णयों के में संशोधन करने की सीमित शक्तियाँ हैं। निर्णय के जो है मुख्य बिंदु पर एक नज़र डालेंगे, हम देखेंगे क्या है इसमें। तो इसमें कहा गया उच्चतम न्यायालय जो है ना गायत्री बलराम बनाम जो है ISG नोवा सॉफ्ट टेक्नोलॉजी जी लिमिटेड मामले में जो है उपयुक्त निर्णय दिया गया कि शीर्ष न्यायालय के जो है अनुसार मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णयों को मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 या 37 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालांकि ये जो है संशोधन निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किए जा सकते हैं। जब निर्णय के जो है वैध हिस्से में से जो है ना और हिस्से को हटा करके लागू किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में जो है ओमने मौजूस कंटिनेट इन जो है से माइनस सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। कोई लिपिकीय गणना संबंधी या टंकड़ संबंधित त्रुटि को जो है सही करने के लिए कहा गया है ना। ठीक है, अब देखें हम देखेंगे लोक अदालत। तो सुर्खियों में क्या होता है, तो देश में जो है ना केरल पहला राज्य बन गया है जहाँ पे ऑनलाइन जो है अस्थायी लोक अदालत सेवाएं शुरू की गई हैं। ठीक है, तो लोक अदालत के बारे में पता है। लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है
इसका गठन जो है विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए ना 1987 के तहत जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था इसको। और वर्ष 2002 में इस अधिनियम के संशोधन के लोकहित है ना करके लोकहित वाली सेवाओं के अस्थायी लोक अदालतें जो है गठित की गई थी। अदालतें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करती हैं। ठीक है। शक्तियाँ इसका जो है लोक अदालतें सिविल प्रक्रिया संहिता ICPC 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से बाध्य नहीं है। इससे जो है सिविल प्रक्रिया संहिता जो है CPC 1908 के तहत दीवानी न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके निर्णय जो है अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं। इसके निर्णय के खिलाफ जो है कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत को संदर्भित मामले में शामिल है। किसी भी न्यायालय में लंबित कोई भी मामला, कोई भी विवाद जो किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया हो और इसके न्यायालय में दायर किए जाने की संभावना हो आदि, है ना। इसके दायरे में जो है आने वाले मामलों की प्रकृति, स्वरूप, वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना, दावे, भूमि अधिग्रहण आदि जो है प्रथम लोक अदालत 1982 में जूनागढ़ में आयोजित की गई थी। सुर्खियों में रही मुख्य शब्दावलियाँ पहले भी बताई गई, जैसे विलय का सिद्धांत। तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ना यह स्पष्ट किया है कि विलय का सिद्धांत एक ना कठोर और सार्वभौमिक रूप से उपयोग होने वाला सिद्धांत नहीं है। विलय के सिद्धांत के बारे में बताया गया। तर्क इस जो है सिद्धांत के अनुसार एक समय में एक ही विषय पर एक से अधिक डिग्री या आदेश लागू नहीं हो सकते। उपयोग के बारे में तो यह है ना, इस पर निर्भर नहीं करता कि अपीली अदालत ने जो है निचली अदालत के फैसले या डिग्री की पुष्टि की है, इससे संशोधित किया है या जो है उसे उलट दिया गया है। इसका अर्थ है कि जो है जब एक उच्चतम न्यायालय जो है किसी अधीनस्थ अदालत के आदेश, डिग्री या जो है निर्णय को रद्द, संशोधित या जो है पुष्टि करते हुए निपटारा करता है, तो निचली अदालत के आदेश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वह उच्चतम न्यायालय के आदेश में जो है समाहित हो जाता है। अब उद्देश्य और लाभ का बात कहा गया है, तो यह जो है न्यायालयों और अधिकरणों के पदानुक्रम की गरिमा बनाए रखता है तथा जो है न्यायिक फैसलों में अंतिम रूप सुनिश्चित करता है। स्टेट ऑफ मद्रास बनाम मदुरै मिल्स कंपनी लिमिटेड बाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है माना था कि जो है विलय का सिद्धांत अपीली या पुनरीक्षण आदेश की प्रकृति और जो है ऐसी अधिकारिता प्रदान करने वाले वैधानिक प्रावधानों के दायरे पर निर्भर करता है। E0 FIR के बारे में बताया है ना, इसके बारे में देख लेते। E0 FIR में जो है गृह मंत्रालय ने जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने जो है नई E0 FIR की पहल शुरुआत की है। इस पहल के बारे में देखेंगे तो इसमें जो है कहा गया, इसे जो है दिल्ली में ना प्रायोगिक परियोजना मतलब पायलट परियोजना के तहत जो है शुरू किया गया है। ये भी नया है। तो साइबर विपत्ति अपराधों, है ना, इसमें कहा गया साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतों को दर्ज करना आसान बनाना और उन त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना। उस पर सीमा इसका है, यदि मतलब कोई शिकायत करता राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जो है यह हेल्पलाइन 1930 पर जो है 10 लाख रुपए से अधिक के वित्तीय नुकसान की रिपोर्ट करता है तो स्वतः रूप से एक जीरो FIR दर्ज कर दी जाएगी। जैसे मान लो किसी का कोई फ़ोन किया कि भैया आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो, अब मैं आपको आ रहा हूँ गिरफ्तार करूँगा, इतना पैसा दो, इतना ये करो, है ना। तो इस तरीके अगर कोई बात बोल रहा है तो आप 1930 वाला नंबर डायल कर दो, तो इसमें ये चीज़ें हो जाती है, ये FIR दर्ज कर देगा। 10 लाख से ऊपर का बात रहेगा तो तुरंत जीरो FIR दर्ज हो जाएगा। यह जो है दिल्ली के जो है E-क्राइम पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड होगी। इसके बाद ये FIR संबंधी जो है क्षेत्रीय साइबर अपराध पुलिस थानों को जो है तत्काल भेज दी जाएगी। शिकायतकर्ता को 3 दिन के भीतर आपके जो है अपने नज़दीकी साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में जाकर इस जीरो FIR को जो है नियमित FIR में परिवर्तित करवाना होगा। जीरो FIR के बारे में बताया गया था। जीरो FIR किसी भी पुलिस थाने में अपराध के क्षेत्राधिकार सीमा की परवाह किए बिना FIR दर्ज कराने की व्यवस्था है। जीरो FIR का प्रावधान जो है भारतीय नागरिक संहिता जो है ना 2023 की धारा 531(1) के तहत जो है किया गया है।
इसे 2012 में जो है ना निर्भया केस के बाद जो है स्थापित जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर प्रतिपादित किया गया। ठीक, अब हम देखेंगे निर्वाचन के बारे में। तो भारत निर्वाचन आयोग के बारे में, CI के बारे में बताया गया, इसकी उत्पत्ति है ना, और इनकी देखेंगे हम, इनका जो है नियुक्ति कैसे होता है, सारी चीज़ बात करेंगे। इनकी भूमिका, इनका कार्य कैसे होते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं, सारे प्रावधान इनके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत निर्वाचन आयोग की बात करें, इसकी उत्पत्ति जो है 25 जनवरी 1950 को स्थापित एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। ये वर्ष 2011 से आयोग की स्थापना की स्मृति में प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। संवैधानिक प्रावधान का बात करें तो संविधान का जो भाग 15 है, उसमें जो है अनुच्छेद 324 से 329 तक का ये बात कहा गया है। संवैधानिक प्रावधान में कहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 से उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, कार्यकाल आदि को विनियमित करता है। अब इसकी जो मुख्य भूमिका है वो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं जो है ना वो राष्ट्रपति के पदों के लिए जो है निर्वाचन का जो है ना संचालन करता है। इसके अलावा संरचना का बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जो होते हैं और 2 निर्वाचन उपायुक्त उनके सहायक होते हैं। इलेक्शन कमीशन अनुच्छेद जो है 324(2) के तहत उनका भी वो दिया गया है। प्रमुख जो इनके कार्य हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जो है ना निर्वाचनों का जो है अधीक्षण करना, निर्देशन, नियंत्रण और जो है संचालन करना। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचक नामावली, मतदाता सूची तैयार करना। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कराना और निष्पक्ष और जो है ना तटस्थ निर्वाचनों के लिए नियम एवं जो है दिशा निर्देश निर्धारित करना। संबंधित जो इसके मुद्दे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो कह रहा निर्वाचन संबंधित सुधारों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा उठाया गया हालिया कदम जो इसमें कर रहा है SVEEP कार्यक्रम है ना 2009 प्रणाली बद्ध मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम के माध्यम से मतदाता भागीदारी बढ़ाने का प्रयास और होम वोटिंग की सुविधा का बात कहा गया। 2024 के आम चुनावों में है ना 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और जो है 40% विकलांगता वाले जो है दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान की सुविधा, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्रों का उन्मूलन, UIDAI के सहयोग से जो है दोहरे मतदाता पहचान पत्रों को हटाने 2025 की प्रक्रिया चल रही है, जो भी चल रहा है SIR उसी की बात कर रहा है। निर्वाचन सुधारों के लिए महत्वपूर्ण जो है न्यायिक निर्णय की बात किया गया। इसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम जो है भारत संघ का मामला आया था। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ का मामला जो 2013 में भी आया था, जिसमें इसमें जो है नोटा से कोई नहीं मतलब दबाने का जो आ गया EVM में। अब इसके अलावा लिली थॉमस बनाम जो है भारत संघ का मामला 2013 में आया था और ADR बनाम भारत संघ 2024 में आया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने जो है चुनावी बॉन्ड योजना को जो है ना असंवैधानिक घोषित किया था। जो चुनावी बॉन्ड आया था ना, इसमें लोग पैसा डालते थे कि इससे जो है राजनीतिक वित्त पोषण में जो है पारदर्शिता सुनिश्चित हुई थी। इसकी बात करें। अब हम देखेंगे पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं उसके बारे में। तो सुर्खियों में क्या था उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो सुर्खियों में क्यों, तो भारत निर्वाचन आयोग जो है भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रणाली को जो है प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है 376 अन्य पंजीकृत लेकिन जो है गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जो है सूची से हटाने के लिए चिन्हित किया था, है ना। तो पंजीकृत जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से दल हो सकते हैं। जैसे RUPPS वे राजनीतिक दल होते हैं। RUPPS का मतलब यही हो गया है ना, रजिस्टर्ड है ना, जो पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं उन्हीं को बोलते हैं।
इसमें कहा गया कि वे राजनीतिक दल जो भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंजीकृत तो होते हैं, परंतु उन्हें ना तो जो है राज्य स्तरीय और ना ही राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती, उन्हीं को कहते हैं, है ना। मतलब भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जो है पंजीकृत होते हैं, लेकिन उन्हें जो है ना तो राज्य स्तरीय ना ही राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। कानूनी प्रावधान एवं दिशा निर्देश का बात है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए की जो है ना 151 की धारा जो है 29(1) द्वारा यह निर्धारित की जाती है कि राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकरण हेतु किन मानदंडों का पालन करना आवश्यक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम जो है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर 2002 वाद में यह निर्णय दिया गया था कि जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, तथा राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई राजनीतिक दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव में भाग नहीं लेता तो उसे जो है सूची से हटाया जा सकता है। पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच का अंतर की बात करते हैं। पहले उसमें बताया पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का बात करें। पंजीकरण की स्थिति और चुनाव चिन्ह और चुनावी सुविधाएं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है ना पंजीकृत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(1) के अंतर्गत कहा है जो राज्य या जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त, ठीक है। और चुनाव चिन्ह जो है चुनाव चिन्हों के आवंटन के मामले में वरीयता उनको है, छूट है। आम चुनाव के दौरान आरक्षित चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। और 10 चुनावी सुविधाएं का बात का है, इसमें जो है 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। लोकसभा विधानसभा के आम चुनाव में भाग लेने के लिए समान चुनाव चिन्ह उनको मिलेंगे। अधिकतम 20 स्टार प्रचारक शामिल हो सकते हैं उसमें। नामांकन जो है दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। उसमें आम चुनाव के दौरान उनको आकाशवाणी दूरदर्शन पर प्रसारण टेलीकास्ट की सुविधा उपलब्ध होती है। उनको अधिकतम 40 स्टार प्रचारक शामिल हो सकते हैं उसमें, ठीक है। अब विशेष गहन पुनरीक्षण है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का बात कर रहा है। इसमें देखेंगे सुर्खियों में क्या, तो सुर्खियों में क्या है तो एक रहा हाल में ही निर्वाचन आयोग ने जो है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी है ना में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का मामला जो वही है ना मतदाता सूची का जो है मसौदा प्रकाशित किया गया। विशेष जो गहन पुनरीक्षण के बारे में तो SIR की को जो है ना संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत जो है कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसमें घर घर जा करके ना नागरिकों की जांच करना है, उनका नाम और मतदाता सूची उनको करना है। और आयोजक जो है आयोजन जो इसका हो रहा है 1951 से 2004 के बीच 8 बार किया गया था। इसमें जो है अंतिम अभ्यास जो है 21 वर्ष से पहले किया गया था। नामावली का बात किया गया था। निर्वाचक नामावली किसी जो निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले जो मतदाता होंगे, मतदाता के रूप में जो पंजीकृत व्यक्तियों की सूची होती है। और संविधान की जो अनुच्छेद 326 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा जो है 19 के तहत जो है ना इसको किया गया है। मतदाता के रूप में पंजीकरण न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। उसे 61वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से मतदाता पंजीकरण की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां भी बताई गई जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और पद से हटाने के बाद कहा गया है, हटाना है ना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा जो है अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और जो है अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अंतर्गत की जो है की जाती है ना। इन्फोग्राफिक्स देखें इसमें क्या है तो इसमें 2023 के जो है अधिनियम के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निम्नलिखित रूप से ना अधिक सहायता प्रदान की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान वेतन और लाभ प्रदान किए जाते हैं। अपने कह रहा है कि अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सिविल या आपराधिक
कार्रवाई से उन्मुक्त प्रदान की गई है। करा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए खोज एवं जो है ना चयन समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए निश्चित कार्यकाल तय किए गए हैं। CEC को पद से हटाने की प्रक्रिया का बात करें, जैसा कि अनुच्छेद 124(4) के तहत ने उल्लेखित है और 324 के 5 में कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को ना उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इस प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में कदाचार या जो है अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव के साथ जो है शुरू होती है। प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर जो है ना एक समिति आरोप की वैधता की जांच करती है और इसके अलावा कह रहा है इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित जो मतदान में ना 2/3 सदस्य से जो है बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है कि 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसके अलावा अगर इससे कम है तो नहीं पारित होगा। इसके अलावा इसमें देखेंगे हम, इसमें कह रहा है कि भारत इसके बाद जो है ना भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाने का जो है आदेश दे सकते हैं और दे देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और जो है अन्य चुनाव आयुक्त की बात की गई है। सेवा सत्य उनका कार्यकाल और पदावधि अधिनियम 2023 का जो मुख्य प्रावधान उसके बात की है। पात्रता का बात करें, सचिव स्तर का अधिकारी होता है वह जो है ना भारत सरकार के जो है सचिव स्तर का पद धारण करता हो उसी के लिए होता है। अनुभव और सत्यनिष्ठा की बात की गई है। चुनाव के प्रबंधन और संचालन का जो है अनिवार्य अनुभव उसको होना चाहिए। खोज सर समिति के बाद अध्यक्ष इसका जो है केंद्रीय विधि और जो है न्याय मंत्री होते हैं। संरचना में 2 सदस्य होते हैं हो सकते हैं। सचिव है उससे ऊपर के रैंक के जो अधिकारी हो तो वही 5 पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है। इसका त्याग पत्र और जो पद से हटाने का बात हो तो त्याग पत्र की जो प्रक्रिया हो मुख्य चुनाव आयुक्त या जो चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को पत्र लिख करके ना अपना त्याग पत्र दे सकता है। पद से हटाने की भी प्रक्रिया उन्होंने अभी ऊपर में मैंने बता ही दिया आपको, है ना, कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाली जो समान प्रक्रिया उसी तरीके से इसको हटाया जाएगा। और चयन समिति की भी मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा का एक प्रतिपक्ष का नेता होगा तथा एक प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट का मंत्री होगा। तब तो 2 लोग तो यही हो गए आपस में। तो बताओ, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के अगर कैबिनेट का एक मंत्री होगा तो उन्हीं का बात सुनेगा। लोकसभा का नेता अकेला पड़ जाएगा। तो हमेशा जिसको चाहेंगे प्रधानमंत्री जी उसको बना सकते हैं, है ना। राष्ट्रपति को चुने गए उम्मीदवारों की सिफारिश राष्ट्रपति को चुने गए उम्मीदवारों की सिफारिश करती है। सेवा सत्य करे कार्यकाल इसका 6 वर्ष या जो है 65 वर्ष की आयु का होने पर जो है जो भी पहले हो उसी में वो रिटायर हो जाता है। सेवा सत्य क्या यदि चुनाव आयुक्त तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो बनता है तब दोनों कार्यकाल जो है मिलाकर 6 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं ये, है ना। सुर्खियों में रही मुख्य शब्दावलियाँ पहले की बात की है ना। डिजिटल प्लेटफॉर्म इसेंट तो हाल ही में कहा है इसमें कि जो भारत निर्वाचन आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है 5 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव के दौरान जो है इसेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो है उपयोग किया। ठीक है, इसनेट ऐप के बारे में कह रहा है। यह मतदान प्रतिशत की जो है समयबद्ध रिपोर्टिंग के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। निर्वाचनों का जो संचालन है नियम 1961 के तहत पीठासीन अधिकारियों को मतदान समाप्त होने पर मतदान केंद्र पर उपस्थित राजनीतिक दलों द्वारा नामित बूथ स्तर के एजेंटों को फार्म जो है 17C प्रदान करना अनिवार्य होता है। फार्म 17C के बारे में बताया है तो ये मतदान है ना, इसमें कह रहा मतदान केंद्र जो है वार मतदाता उपस्थिति का जो है विवरण दर्ज किया जाता है। इसमें जो है ना कुल निर्वाचक और डाले गए मत, अस्वीकृत जो वंचित मत हैं तथा उनका जो मतलब मत होते हैं जो लोग डाले हैं जो लोग नहीं डाले हैं सारा कुछ इसी में देना होता है। प्रत्येक इसमें जो प्रत्याशी वार जो है ना कुल प्राप्त मतों का जो है विवरण दर्ज होता है कि किनको कितना वोट मिला है। ईवीएम के मतपत्र की जो
पठनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से इसको जो है ना शामिल किया गया। नियम 49B में जो संशोधन किया गया, इसके अंतर्गत प्रत्याशियों के रंगीन तस्वीर शामिल किए गए हैं। मुख्य विशेषताएं इसके ये है कि पीठासीन अधिकारी मतदान के दिन ना प्रत्येक 2 घंटे में मतदान के आंकड़ों को जो ना अपडेट करते रहते हैं। आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ना केवल निर्वाचन आयोग के जो नामित अधिकारी ही डेटा प्रविष्टि कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। परिणाम घोषित होने के 72 घंटे के भीतर इंडेक्स कार्ड का जो है शीघ्र प्रकाशन किया जाता है। इंडेक्स कार्ड चुनाव के बाद तैयार की जाने वाली एक गैर संवैधानिक रिपोर्ट होती है, उसको इंडेक्स कार्ड बोलते हैं। इसमें जो है ना निर्वाचन क्षेत्र पर जो उम्मीदवारों, मतदाताओं, प्राप्त मतों, दल के जो है मत से या लिंग आधारित मतदान पैटर्न और क्षेत्रीय विविधताओं पर जो है विस्तृत आंकड़े जो है शामिल होते हैं। अब डाक मतपत्र की बात की गई है, तो भारत निर्वाचन आयोग ने जो है डाक मतपत्र की गणना अनिवार्य रूप से जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, ईवीएम की बात कर रहे हैं, में जो है मतों की अंतिम दौर की गणना से जो है पहले पूरा करने का निर्णय लिया है ना। इसमें जो है डाक मतपत्र के बारे में बताया गया कि जो है डाक मतपत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत जो है मतदाता अपने ना मतपत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे डाक द्वारा भेज सकते हैं। इसको जो है किसी दिए, जैसे कि बहुत जो दूर लोग हैं उनको भी बताते हैं। कानूनी व्यवस्था दी गई है, इसमें जो है यह प्रणाली जो है चुनाव संचालन नियम जो है 1961 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा शासित होती है। पोस्टल बैलेट के 3 अपवाद निहित होते हैं। मतदान केंद्र में जो है मतलब पोलिंग स्टेशन के बाहर मतदान होता है। यह ईवीएम के बजाय जो है ना गैर ईवीएम पद्धति से किया जाता है और यह निर्धारित मतदान तिथि से पहले संपन्न होता है। इसमें कहा गया है कि जो है संपन्न जारी करता, पोस्टल का बात किया गया है ना, तो इसमें जो है पोस्टल जारी करना मतलब पोस्टल बैलेट मतपत्र मतदाता को पोस्टल प्रमाण पत्र के तहत जो है भेजा जाता है। इसके तहत जो है निम्नलिखित पत्र शामिल होते हैं। फॉर्म जो है 13 एक घोषणा पत्र होता है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म 13B एक कवर होता है। तो फॉर्म 13C के रिटर्निंग ऑफिसर के नाम संबंधित एक बड़ा कवर तथा जो है मतदाता के मार्गदर्शन हेतु फॉर्म 13D में निर्देश होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे डाक मतपत्र मत पात्रता का बात किया गया कि क्या क्या होता है। इसमें सेवा मतदाता होता है, विशेष मतदाता होता है, अनुपस्थिति मतदाता होता है, निवारक निरोध के बंद मतदाता होता है, चुनावी ड्यूटी पर जो तैनात पुलिसकर्मी होते हैं वो लोग भी अपना अपना मत डालते हैं ना, तो वो ही लोग के लिए ये चीज़ें होती हैं जो उसका बैलेट का प्रयोग करते हैं। इसमें जो सेवा मतदाता होते हैं, जैसे सशस्त्र बल वगैरह होते हैं जो हमारे क्षेत्र में नहीं है, जो अपने ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस बल में हैं, विदेश सेवा में तैनात हैं, वो लोग इसमें कर सकते हैं। विशेष मतदाता जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुए, उनके यहाँ अगर राज्य में हो रहा है तो वो अपना यहाँ से कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अनुपस्थिति मतदाता जैसे 85 वर्ष से जो ज़्यादा एज के हैं वो लोग घर से मतदान करने नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए ये सुविधा है। इसके अलावा निवारक निरोध में जो बंद मतदाता जैसे कुछ लोग को हिरासत वगैरह में लिया गया है तो उनको भी सरकार चुनने का अधिकार दिया जाता है ना। चुनावी ड्यूटी पर कुछ लोग तैनात रहते हैं उनको भी, ठीक है, पोलिंग एजेंट के रूप में, तो ये लोग कर सकते हैं। अब आता है हमारा केंद्र राज्य संबंध। इसके बाद आता है केंद्र राज्य संबंध में हम देखेंगे राज्यों द्वारा जो है सहायता की मांग, है ना। तो सुर्खियों में क्या था कि तो तमिलनाडु का मामला है, इसीलिए सुर्खियों में था। तमिलनाडु सरकार, राज्य सरकार ने जो है राज्य की सहायता और संघवाद को मजबूत करने हेतु ना उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का जो है गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जो है पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ को जो है इस समिति की अध्यक्षता दी गई थी, है ना। तो भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था का बात किया गया, तो भारत राज्यों का एक संघ है और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ एवं राज्यों के बीच जो है समान संस्थाएं और साधन हैं, जैसे एकल संविधान है, एकल नागरिकता है, समान अखिल भारतीय जो है, इसका नाम अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय निर्वाचन आयोग है, एकीकृत न्यायपालिका है। हम देखेंगे विधायी शक्तियों का विभाजन। तो संविधान का अनुच्छेद जो है 243 में जो है ना 246 में
संसद और जो है राज्य विधानमंडलों को जो है 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों पर विधायी शक्तियाँ प्रदान करता है। संघ सूची जो है 97 प्रविष्टियाँ हैं, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ हैं, समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं। 7वीं अनुसूची की जो है सूचियों को प्रभावित करने वाला कोई संवैधानिक संशोधन कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है। भारतीय संघवाद को अक्सर जो है अर्ध संघीय स्वरूप वाला बताया जाता है। इस तहत है ना, इस तरह जो है ना व्यवस्था में संविधान में एक मजबूत केंद्र की जो है वकालत की जाती है, उसे जो है राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इसीलिए संघवाद से जो है संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में बताया गया है। जैसे अनुच्छेद 248 उसमें जो है अवशिष्ट शक्तियों संसद के पास होती हैं। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित के लिए जो है राष्ट्रीय हित के लिए राज्य सूची के विषयों पर जो है कानून बनाने की जो है संसद को शक्ति मिली है। अनुच्छेद 250 है जिसमें केंद्र आपातकाल स्थिति में जो है के दौरान जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 252 है उसमें राज्यों की सहमति से संसद उसके लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 भी है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन हेतु संसद जो है राज्य शक्ति और राज्य शक्तियों के ऊपर कानून बना सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 254 है जिसमें संघ और राज्य है ना, संघ और राज्य कानूनों में जो है संघर्ष की स्थिति में जो है संघ कानून बना सकता है। ठीक है, अब केंद्र राज्य संबंध की पहल की बात की गई तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसमें आप देखेंगे राजमन्नाथ समिति भी आई थी, सरकारिया आयोग है ना, इस तरीके की समिति भी आई हैं। हम देखेंगे पुंछी आयोग भी कुछ कई चीज़ें वहाँ से ली गई हैं। इसके अलावा देखें अंतर्राज्यीय इस जो केंद्र राज्य संबंधी की पहल है उसमें कहा गया है अंतर्राज्यीय परिषद जिसमें केंद्र और राज्य के समन्वय को सुगम बनाने के लिए जो है अनुच्छेद 263 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषदें की बात की गई जिसमें जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित संवैधानिक वैधानिक निकाय है ना। नीति आयोग की बात, इसने जो है योजना आयोग का जो है स्थान लिया है। यह अधिक राज्य भागीदारी के साथ जो है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। जीएसटी परिषद की बात की गई तो जिसमें जो है जीएसटी नीतियों पर संयुक्त राज्य के निर्णय लेने के लिए जो है अनुच्छेद 279 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है। विकेंद्रीकरण की बात की गई है तो 73वां 74वें संशोधन ने जो है पंचायतों और नगर पालिकाओं को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में सशक्त बनाया है ना। अब इसके बाद आता है राज्य पुनर्गठन। ठीक, तो कह रहा है हाल ही में उत्तराखंड ने अपने गठन के जो 25 वर्ष पूरे किए हैं। इसमें नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया का बात किया गया है जिसमें अनुच्छेद 3 का है नए राज्यों के गठन तथा जो है मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं और नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान करता है। इसके अनुसार जो है इसकी शक्ति बताई गई है। शक्ति में जिससे संसद कानून द्वारा जो है नया राज्य गठित कर सकता है। संसद के पास से अधिकार है कि अगर वो नया राज्य बनाना चाहता है तो किन्हीं राज्यों को तोड़ करके वो बना सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश की बात करता है तो राष्ट्रपति की सिफारिश में जैसे बताया गया है कि ऐसा विधेयक संसद के जो है किसी भी सदन में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधानमंडलों से परामर्श की बात कही गई थी, इसमें जो है कहा गया है कि विधेयक की सिफारिश करने से पहले है ना राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजेंगे ताकि मतलब निर्धारित समय के भीतर वो अपना मंतव्य व्यक्त कर सके, वो कुछ बता सके। लेकिन इसका मंतव्य ही वो व्यक्त कर सकते हैं लेकिन बाध्य नहीं है राष्ट्रपति जी की उनका बात मानेंगे। राष्ट्रपति बात मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, विवेकाधिकार है उनके पास। संसद साधारण कानून का बात कर रहा तो इसमें जो है ना साधारण बहुमत होता है और साधारण बहुमत के माध्यम से ना नया राज्य बनाया जा सकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित जो है न्यायिक निर्णय का बात करें तो बेरूबाड़ी यूनियन मामला 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है निर्णय दिया कि जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद की किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की शक्ति है। भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी देश को सौंपना शामिल नहीं है। ठीक है, किसी विदेश राज्य को जो भारतीय राज्य क्षेत्र सौंपना केवल जो है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है।
कि हम किसी दूसरे देश को हम अपना दे दें या किसी का अपना ले लें, है ना। हमने बांग्लादेश के साथ में किया था। परिणाम स्वरूप जो है 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत कुछ क्षेत्र को जो है पाकिस्तान को हस्तांतरण किया गया था। अब राजकोषीय संघवाद के राजकोषीय संघवाद है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक। ये अब हम यहाँ से दूसरे वीडियो में करेंगे। आप सभी को ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।